हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 6.4 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में इसके हमने उदाहरण कर लिए थे, उदाहरण नंबर 9, और इससे रिलेटेड एक थ्योरम कर ली थी 6.6, जिसमें दोनों त्रिभुज अगर समरूप हों तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध कर लिया था। अब उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है ये, क्वेश्चंस इसके बहुत आसान है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है कंपैरेटिवली, बाकी प्रश्नावली के कंपैरिजन में कम क्वेश्चंस हैं इसमें और आसान है। शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः ये दोनों दे रखे हैं। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो, स्क्वायर मैंने गलती से लगा दिया, ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, मैं उधर डायग्राम बना देता हूं। त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं डीईएफ, ये है डीईएफ। हमें इन दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ईएफ दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर। ये 15.4 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। ठीक है, हमें निकालने को क्या बोला है, बीसी ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली लाइन हमें निकालने को बोला है। बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप दे ही रखे हैं तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, उसका वर्ग करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर आएगा बीसी बटे ईएफ के वर्ग के, बीसी बटे ईएफ के वर्ग के। संगत भुजाओं का अनुपात लेके उसका वर्ग कर लो, उसके बराबर आता है। ये प्रमेय 6.6 में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। इनका क्षेत्रफल हमें दे रखा है तो रख दो यहां पर, जैसे इसका 64 दे रखा है तो यहां 64 रख दिया, इसका 121 दे रखा है तो 121 रख दिया। बराबर में बीसी का मान निकालना है, ऐसे कैसे रहने दो। ईएफ का मान दे रखा है 15.4, वो यहां रख दो। इसका वर्ग हटाओगे अंडर रूट लगेगा, तो 64 बटे 121 का अंडर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा बीसी बटे 15.4। दोनों का अंडर रूट आसानी से निकल जाता। 64 का अंडर रूट है 8, 121 का है 11, तो ये बन जाएगा 8 बटे 11 बराबर बीसी बटे 15.4। तो बीसी का मान यहां से इधर भेज दें तो आ जाएगा 8 गुणा 15.4 बटे 11 बराबर में आ गया बीसी। बेहतर ये रहेगा कि आप पॉइंट हटा लो और गुणा में 10 लगा लो बदले में। अब आप अगर इसको 11 से काटते हो तो आसानी से कट जाएगा ये 11 से। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 बार कट गया। अब यहां से बीसी कितना आ जाएगा, बीसी आ जाएगा 8 गुणा 14 बटे 10 के। 8 गुणा 14 होता है 112 और नीचे 10 है, 10 के कारण पॉइंट लग जाएगा, तो 11.2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया बीसी। बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी बहुत आसान सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है सीडी के, वो है। तो समलंब चतुर्भुज पहले मैं बना दूं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, बस और कोई कंडीशन नहीं है उसकी, केवल दो भुजाएं समांतर हो गई तो समलंब चतुर्भुज बन जाता है। तो मैं यहां बनाता हूं, एक चतुर्भुज बना रहा हूं। ये मान लो समलंब चतुर्भुज है, ये है ए बी सी और डी। उसने बोला है ए बी और सी डी समांतर है, तो मैंने वही समांतर ली है यहां पर, कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण मतलब ये और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु ओ है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला कि यदि ए बी बराबर 2 गुना है सी डी के, ए बी बराबर 2 गुना है सी डी के, मतलब ये इसका 2 गुना है, मैंने आधा बना दिया। तो एक काम करो, इससे बचने का ये तरीका है कि यहां सी डी ले लो और इसको ए बी ले लो, काम हो जाएगा आपका। अब सब कुछ सेट हो गया। ए बी समांतर भी है सी डी के और ए बी जो है सी डी का 2 गुना भी दिख रहा है दिखने में। तो ये इस तरह का डायग्राम है, मतलब वो देखने पे पता चला, थोड़ा पहले पढ़ा नहीं था ना आगे तो गड़बड़ हो गई थी। तो त्रिभुजों ए ओ बी मतलब ये वाला त्रिभुज, सीओडी मतलब ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात तब निकाल पाओगे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात
लेकर के उसका वर्ग करेंगे, वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो समरूप साबित करो पहले तो। समरूप बहुत आसानी से साबित हो जाएगा। कैसे? हमें दे रखा है कि दोनों भुजाएं समांतर हैं और समांतर भुजाओं में खास बात क्या होती है? समांतर भुजाओं में हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है, संगत कोण समान होते हैं। समांतर भुजाओं में संगत कोण समान होते हैं। दूसरी क्या खास बात होती है? समांतर भुजाओं में एकांतर कोण भी समान होते हैं। यहां एकांतर कोणों वाला कंसेप्ट लगेगा। एकांतर कोण मतलब जहां पर आपके जेड बन रहा होता है। ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पर ये जेड बन रहा है तो एकांतर कोण हो जाते हैं। तो यहां पर जेड बन रहा है, देखो आप, ये दोनों समांतर हैं, जेड बन रहा है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, उल्टा जेड, ये और ये उल्टा जेड भी बन रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो दो कोण अगर बराबर हो गए, इसका मतलब कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आप चाहो तो तीसरा कोण भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तीसरा वाला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दो कोण से काम हो रहा है तो क्यों फालतू एक्स्ट्रा लिखें अपन। तो आप यहां लिखोगे कि चूंकि AB समानांतर है CD के, इसलिए कोण ये वाला लाल वाला के बराबर, तो CDO, कोण CDO बराबर होगा कोण OAB के, कोण OAB के, तथा दूसरा वाला क्या है? ये वाला कोण DCO, कोण DCO बराबर होगा इस वाले के मतलब OBA, जिसकी बात चल रही होती है उसको हम बीच में लेते हैं हमेशा, है ना। तो ये दोनों बराबर है, किस कारण से? यहां पर लिखोगे आप कि एकांतर कोण है ये, और यहां भी आप लिखोगे कि एकांतर कोण है ये। अतः कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है COD के, त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। ठीक है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो अतः क्षेत्रफल वाली प्रमेय लगा दो। क्षेत्रफल वाली क्या प्रमेय थी? कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ही चाहिए था। हमें क्या बोला था? त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ले लिया हमने, बराबर आएगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजाएं, AOB की संगत भुजा आप ये वाली ले लो। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे, इसलिए ये वाली ली है, और कोई कारण नहीं है। और इसकी आप CD ले लो इस वाले के, तो आप लिखोगे AB बटे CD का वर्ग, AB बटे CD का वर्ग। अब आप यहां पर ये जो दिया हुआ है उसी से मान रख दो। AB का मान दे रखा है 2 गुना CD के, तो AB का मान 2 टाइम्स CD हमने यहां रखा, बटे में CD है नीचे और ये वर्ग चल रहा है इसके, तो ये CD से CD कट गया, 2 का वर्ग मतलब आंसर क्या आ गया? 4, और नीचे कितना है? 1, तो 4:1 मतलब 4/1 यहां पर आंसर आ गया। इस तरह से बहुत आसानी से आप प्रश्न हल कर सकते हो। क्षेत्रफल वाली जो भी प्रमेय है वो बहुत ज्यादा आसान है बाकी प्रमेयों के मुकाबले। तो आगे तीसरा प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, आकृति में एक ही आधार BC पर, ये BC एक आधार है, BC की बात कर रही है, उस पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो ABC इसी आधार पे बना हुआ है और DBC भी इसी आधार पे बना हुआ है, इसको आधार मान लो, तो दूसरे त्रिभुज बन रहे हैं। यदि AD मतलब ये पूरा BC को O पर प्रतिच्छेद करे, वो तो दिख रहा है, तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल, AR का मतलब होता है एरिया, एरिया किसकी बात चल रही है? ABC की। एरिया किसकी बात चल रही है? DBC की। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर आएगा AO बटे DO के। दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, AR लिखते हैं शॉर्ट में, बस ये ध्यान रखना। अब आगे शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले आप इनका क्षेत्रफल निकाल लो। यहां पर अलग से निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखोगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको समझ में आ रहा है कि BC है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता। इसको आप ऊंचाई नहीं मान सकते क्योंकि ये लंबवत नहीं है। ऊंचाई का मतलब है कि सामने वाली भुजा पे लंब डलना चाहिए, आधार के ऊपर लंब डलना चाहिए, उसको ऊंचाई मानते हैं अपन। तो यहां पर ऊंचाई है नहीं, तो आपको रचना करनी पड़ेगी दोनों जगह। इस त्रिभुज में भी यहां से लंब डालना पड़ेगा और इस त्रिभुज से भी यहां से लंब डालना पड़ेगा, ताकि हमें ऊंचाई मिल जाए दोनों त्रिभुजों में, ताकि हम क्षेत्रफल निकाल पाए। ठीक है, शुरू करता हूं मैं।
तो सबसे पहले तो मैं रचना कर रहा हूं कैसे, यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, मैं यहां पर कोई समरूप वगैरह सिद्ध नहीं कर रहा, मैं सीधा क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। समरूप इसलिए सिद्ध नहीं कर रहा दोनों को क्योंकि दोनों समरूप हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं साबित नहीं कर रहा हूं उसको। कुछ और यहां पर करना होगा आगे, वो अभी देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो मैंने लंब डाल दिया है, इसको नाम दे दिया m, इसको नाम दे दिया m और n लंब डाल दिए। तो आप यहां लिखोगे रचना में, सबसे पहले तो लिखोगे रचना यहां पर करी है हमने, क्या क्या करी है कि a से BC पर लंब AM तथा D से BC पर लंब DN डाला। ये हमने रचना की है और कुछ खास नहीं किया। अब इसके बाद में इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की मदद से आप लिखोगे कि 1/2 गुणा आधार है यहाँ पर BC और ऊंचाई यहाँ पर दे रखी है AM, समीकरण नंबर 1 ले लो आप। आगे बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज DBC की। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज DBC का एरिया क्षेत्रफल कितना आएगा, सेम वही 1/2 गुणा आधार कितना है इसका BC है, BC और ऊंचाई कितनी है DN, BC पे जो लंब है वही ऊंचाई मानी जाती है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। हमें इन दोनों को भाग देना पड़ेगा क्योंकि निकालने ही यही है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालना है, तो भाग देना ही पड़ेगा दोनों का। तो आप यहां लिखोगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो यहां पर आ जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल में इधर का तो आ रहा है 1/2 BC और AM और इधर हमारे पास आ रहा है 1/2 BC और DN। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, उसके अलावा BC से BC कैंसिल। ठीक है, ये बन गया AM/DN के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल आ रहा है AM डिवाइडेड बाय DN के, इक्वेशन नंबर 3। यहां ये चीज हम पहुंच पाए लेकिन ये निकालनी नहीं थी, है किसी और के अलावा इक्वल ये AO/DO लाना है, जबकि आ गया AM/DN। लाना क्या है भाई, AM/DN आ गया, लाना है AO/DO। वो केवल तब हो सकता है जब हम इन दो त्रिभुजों को समरूप साबित कर दें। अगर ये दो त्रिभुज छोटे छोटे जो हैं, इन छोटे त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं, AMO की और DNO की बात कर रहा हूं, अगर ये छोटे त्रिभुज समरूप साबित हो जाएं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, जिससे AM/DN बराबर हो जाएगा अपने आप ही AO/DO के। वो ही लाना है अपने को, और AM/DN वहां है। तो इसका मान रखने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करना पड़ेगा। समरूप बहुत आसानी से साबित हो जाएगा। एक तो 90 डिग्री कोण है ही, वो तो बराबर है ही, और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आमने सामने के कोण वो वैसे ही बराबर होते हैं। तो दो कोण समान हो गए तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में, यहां पर आप बात करें तो आप लिखोगे कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री। ये रचना से हमने लिख लिया, हमने रचना करी थी ना लंब की, इससे हमने लिख दिया। दूसरी बात आप लिखोगे कि कोण AOM बराबर है कोण DON के, कोण DOM के आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो वो तो वैसे ही बराबर होंगे। तो अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज DNO के, अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, या कह लो कि समानुपाती होगी, एक ही बात है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो आप ये कह सकते हो कि भाई AM/DN
इधर की एक भुजा तो AM ले लो, इधर की एक भुजा DN ले लो, बराबर होगा। अब इधर की एक भुजा AO ले लो, इधर की DO ले लो, AO बटे DO के, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब समीकरण 4 से मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। इसका मान उठा करके AO बटे DO रख देंगे तो वही लाना है हमारे को। तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर क्या आ रहा है, वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल में AO बटे DO। हमने ये मान उठा करके यहां रख दिया इसका, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। बहुत आसान प्रश्न था, बस एक रचना करनी थी, वो मेन ध्यान देने वाली बात थी। यहाँ वो थोड़ी सी खास कर देता है इस क्वेश्चन को। बाकी बेसिक मेथड आसान है, करने का तरीका इतना लंबा नहीं था, आसान ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब देखो, सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या खास बात होती है, सर्वांग सम त्रिभुजों में तीनों कोण समान होते हैं, साथ में तीनों भुजाएं भी समान होती हैं। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, तीनों कोण तो समान होते हैं लेकिन तीनों भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये डिफरेंस है समरूप और सर्वांग सम में। तो हमें सर्वांग सम साबित करना है, मतलब पहली बात तो ये समरूप दे रखे हैं, मतलब कोण तो समान दे रखे हैं। सर्वांग सम साबित करना है, मतलब उनको उनकी भुजाओं का अनुपात ही नहीं, खुद भुजाएं भी बराबर साबित करनी है हमारे को। और क्षेत्रफल बराबर दे ही रखा है, तो काफी कुछ दिया हुआ है हमारे को। मैं लिखना शुरू करता हूं। पहले तो डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। मान लो ये ABC त्रिभुज है और दूसरा है ये PQR त्रिभुज। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अतः कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के, तथा AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR बराबर होगा AC बटे PR के। ये समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। और सर्वांग सम में क्या लेके आना होता है, एक तो तीनों कोणों को समान लाना होता है, वो तो है ही, तो उसकी तो बात नहीं करेंगे। हमें सभी भुजाओं को समान लाना है, मतलब AB बराबर, जिनका अनुपात दिया है ना उनको बराबर लाना है। AB बराबर PQ लाना है, BC बराबर QR लाना है और AC बराबर PR लेके आना है। ये तो मैंने सिद्ध करना है, मैं लिखा है कि क्या करना है ना। तो शुरू करते हैं हम इस तरफ। एक चीज मैं दिया है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। क्या चीज, कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। आप लिखोगे यहाँ पर कि पहली चीज तो ये दिया है मैं, और दूसरी चीज मैं इधर लिख देता हूँ, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर। दूसरी चीज ये है, दिया है मैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को AR से लिख सकते हैं हम, एरिया से, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, ये भी दे रखा है हमारे को। अब इसकी मदद से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप यहां पर देखो, मैं शुरू कर रहा हूं यहां पर। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आप लिख सकते हो एरिया थ्योरम से, मतलब जो क्षेत्रफल वाली प्रमेय हमने सीखी है उसकी मदद से, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। मतलब AB बटे PQ का वर्ग, AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। ये हम लिख सकते हैं, यहां पर आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद में समीकरण नंबर ये आप ले लो 5,
5 नहीं बल्कि 4 के, हाँ 5 ही आएगी। समीकरण नंबर 5 की मदद से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो आप त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की जगह त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। मैंने इसका मान रख दिया, इसका जो मान है ये वो मैंने यहां रख दिया, और बराबर में है ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, बराबर में है बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, बराबर में है ए सी बटे पी आर का वर्ग। तो ये कितना हो गया, ये कट के 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। तो एक बार इसको 1 के इक्वल करो, एक बार इसको 1 के इक्वल करो, एक बार इसको 1 के इक्वल करो, आ गया काम, पूरा काम हो जाएगा आपका। देखो एक बार तो ए बी बटे पी क्यू के वर्ग को 1 के बराबर कर दो, एक बार बी सी बटे क्यू आर के वर्ग को 1 के बराबर कर दो, और एक बार ए सी बटे पी आर के वर्ग को 1 के बराबर कर दो। वर्ग 1 के बराबर हो गया तो उधर अंडर रूट लोगे, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सभी में ऐसा होगा। यहाँ भी बी सी बटे क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ए सी बटे पी आर बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगेगा उधर, 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब यहां से क्या हो गया, यहां से हमें मिला ए बी बराबर पी क्यू, इधर से क्या मिला बी सी बराबर क्यू आर, और इधर से क्या मिला ए सी बराबर में पी आर। और हमें क्या लाना था, यही तो लाना था, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। तो आप लिखोगे अतः भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर तीनों भुजाएं समान, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आसानी से हल कर लिया। हमने मेन तो दिया है पे फोकस किया कि क्या क्या दिया हुआ है उसको शांति से लिख लें, उसके बाद जो सिद्ध करना है वो इतना मुश्किल नहीं था, आराम से आ गया था हमारा। ठीक है, चलिए जी, चौथा कंप्लीट, पांचवा शुरू करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन आपके 9th क्लास में भी था, लेकिन वो किसी और थ्योरम के थ्रू था, अभी कुछ और है पैटर्न। देखो क्या पूछा है इसने, ये पूछा है कि ये ए बी और सी है, और ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु, ए बी बी सी और सी ए का जो मध्य बिंदु है वो है डी ई और एफ। इसको मिला दो आप, तो नया त्रिभुज बन गया डी ई एफ, छोटा सा। तो हमें त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। वो अनुपात कैसे निकाला जाए, तो पहली बात तो ये छोटा वाला और ये फुल साइज वाला जो त्रिभुज है इसको समरूप साबित करना पड़ेगा, तब जाकर के क्षेत्रफलों का अनुपात हम ले पाएंगे। उसके बाद अनुपात में क्या होता है कि संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाता है वो। तो पहले इस छोटे वाले को और इस फुल साइज वाले त्रिभुज को हमें समरूप साबित करना है। समरूप साबित कैसे करें, देखो हमने पिछले साल एक थ्योरम पढ़ी थी मध्य बिंदु प्रमेय, उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा अभी, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या पढ़ी थी, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय, 9वीं कक्षा में पढ़ी थी, जिसमें था कि भाई अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी मान लो, और यहाँ पर कोई पी क्यू लाइन है जो इसके मध्य बिंदु से गुजर रही है, दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन है पी क्यू मान लो, तो हमेशा पी क्यू जो होता है वो 2 गुना होता है बी सी का, हमेशा ये लाइन इसकी 2 गुना होती है। दूसरी बात पी क्यू हमेशा समानांतर होगी बी सी के, एक तो ये इसके समांतर होती है और इसकी आधी भी होती है। ये 2 बातें होती है अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन बनाते हैं तो। ये बात बहुत ज्यादा खास है, इसमें बेहद यूज आएगी है, मतलब हर जगह इसी का इस्तेमाल है, मान के चलो आप, क्योंकि यहां पर ये मध्य बिंदु से लाइन बनी हुई है, ये लाइन भी मध्य बिंदु से बनी हुई है, ये लाइन भी मध्य बिंदु से बनी हुई है, और मध्य बिंदु से बनी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इस छोटे त्रिभुज में, मतलब
इस वाले त्रिभुज में अगर आप इस लाइन को भूल जाओ, एक बार के लिए अगर आप इस लाइन को भूल जाओ तो ये मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी ना इसमें, ये और ये समांतर हो जाएगी। हम समांतर साबित करना चाह रहे हैं पहले, तो आधा तो उसके बाद में देखेंगे हम। आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि डी ई एफ भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि डीएफ समांतर है बीसी के, डीएफ समांतर है बीसी के तथा डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के तथा ये जो ईएफ है, ईएफ समांतर है ए बी के, ईएफ समांतर है ए बी के। ये हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन हमने समांतर कर दी इस लाइन के, पूरी के करिए हालांकि, लेकिन इतनी को माने और ये समांतर चतुर्भुज माने, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ऐसे ही ये लाइन इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है। भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, समांतर सब कर ही दिया हमने आपस में। तो ये वाला अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, डी एफ सी ई, इसके भी आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। और साथ में ये जो है डी ई एफ ए, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर हैं भुजाएं। इसका मतलब इसके भी आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो इसके तीन कोण इसके तीन कोणों से समान हो गए हैं। इसका मतलब ये साबित हो गया कि ये समरूप तो हैं, कोण 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 समरूपता से। आप यहां लिखोगे अतः ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये समांतर हो गए। अतः एक तो डी बी ई एफ, डी बी ई एफ कॉमा डी ई सी एफ, डी ई सी एफ तथा डी ई एफ ए, डी ई एफ ए समांतर चतुर्भुज होंगे। और समांतर चतुर्भुज हैं, इसका मतलब अतः आमने सामने के कोण समान होंगे, आमने सामने के कोण समान होंगे। तो आप यहां लिख सकते हो कि कोण ए बराबर है कोण ई के। मैं इधर लिख देता हूं, ऐसा करता हूं। आप यहां लिखोगे अतः कोण डी ए एफ बराबर है कोण डी ई एफ के, डी ई एफ के तथा कोण डी बी ई, कोण डी बी ई बराबर होगा कोण डी एफ ई के तथा कोण ई सी एफ बराबर होगा एफ डी ई के, कोण एफ डी ई के। ये हमने बराबर कर दिए। तो आप लिखोगे अतः कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, मैं एरिया वाली प्रमेय लगा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो। तो डी एफ की एक भुजा ले रहा हूं मैं डी एफ और त्रिभुज एबीसी की भुजा इसके सामने वाली ले रहा हूं मैं बीसी। ठीक है, इसका वर्ग कर दो, केवल एक के बराबर कर दो, तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो इसका आंसर निकालना है वैसे भी। अब ये निकालना है कितना आएगा, ये कितना आएगा देखो आप यहां पर लिखोगे बराबर में डीएफ का मान, यहां पर आप लिखोगे
डीएफ का मान क्या आएगा, ये डीएफ का मान इस ए बी का आधा आएगा। यहां पर लिखा है, मैंने बताया आपको कि यहां जो भी लाइन होती है वो सामने वाली लाइन का आधा हो जाती है मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आप यहां लिखोगे डीएफ क्या है, डीएफ है, मैंने यहां उल्टा लिख दिया, शुरू से ही उल्टा लिख दिया मैंने यहां, ये बीसी जो है, बीसी जो है वो होगा दुगना पीक्यू का। ये बड़ा है ना यार, पीक्यू का डबल इसको करोगे, उल्टा लिख दिया था मैंने यहां, इसको ठीक कर लेना आप लोग। यहां पर अब आप क्या लिखोगे, डीएफ तो नहीं, सॉरी बीसी लिखो आप। तो बीसी क्या लिखोगे, बीसी डबल है डीएफ का, तो यहां लिखोगे डीएफ बटे 2 गुना डीएफ और उसका पूरा वर्ग हो रहा है। क्यों लिखा है ऐसा, आप लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से BC बराबर 2 टाइम्स DF हो जाएगा। बस इतना काफी है, ठीक है। ये घट भी रहा है, अब बचा 1/2 और उसका वर्ग, 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 आ जाएगा और यही फाइनल आंसर है। इनका अनुपात है 1/4। तो मध्य बिंदु प्रमेय का पूरा इस्तेमाल किया है। मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से ही हमने समरूप सिद्ध किया और मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से ही ये इसका आधा हो जाता है या कह लो डबल हो जाता है, उसके हिसाब से आंसर निकाल लिया। ये बस करेक्शन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में गलत लिख दिया था यहाँ पर। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा एक क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी एक। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत माध्यिकाओं के संगत अनुपात के वर्ग होता है। हमें अभी तक तो ये पता था कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये कह रहा है कि उसकी माध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर हो, ये भी साबित करना है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये एक त्रिभुज है ABC और यहां एक त्रिभुज लेते हैं हम PQR। इसकी माध्यिका यहां से जाएगी तो ये हो गई इसकी माध्यिका, ऐसे इसकी माध्यिका यहां से जाएगी तो ये हो गई इसकी माध्यिका। ये हो गया ABC PQR, ये हम MN ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये लिख लें हम लोग। दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। अब इसकी मदद से बहुत सारी चीजें निकल सकती है, संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगे, का अनुपात बराबर होगा, वो सब हम आगे लिख लेंगे, अभी केवल इतना ही लिख रहा हूं। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर होगा AM बटे PN, संगत माध्यिकाएं AM बटे PN के वर्ग के। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो अब देखो दोनों त्रिभुजों को समरूप तो दे रखा है हमारे को, माध्यिकाओं का अनुपात हमें लेके आना है। तो कैसे लाएं माध्यिकाएं, आप नोटिस करोगे कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक एक भुजा बन के आ रही है, मतलब इस त्रिभुज की भुजा है ये AM और इस वाले त्रिभुज की भुजा है PN। जरूरी नहीं है कि आप इस तरफ के दो त्रिभुज लो, आप राइट साइड के मतलब इस तरफ के दो त्रिभुज भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है वो। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर देता हूं तो उससे AM बटे PN बराबर हो जाएगा AB बटे PQ के, और उससे फिर ये सारा का सारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि समांतर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनका एरिया जो है AB बटे PQ के बराबर है, और AB बटे PQ अपने आप भी बराबर हो जाएगा AM बटे PN के, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर देते हैं तो सारा खेल क्या है, इन छोटे त्रिभुजों को समरूप साबित करने का सारा खेल है यहाँ पर। तो वो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे हम। देखो सबसे पहली बात तो बड़े त्रिभुज समरूप है, बड़े त्रिभुज समरूप है इसका मतलब इसका इसके साथ अनुपात और इस वाली भुजा का, ये पूरी भुजा का BC की बात कर रहा हूं, वो इसके साथ अनुपात बराबर ही है। तीसरी वाली साइड का कोई रोल नहीं है इसलिए मैं उसको लेऊंगा ही नहीं, और मैं लेऊंगा कोण B जो है, संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण Q के बराबर होगा, इतना ले लेंगे उतना काफी रहेगा। तो यहां पर लिखते हैं, देखो ध्यान से, यहां से शुरू करता हूं मैं काम, अगर कम पड़ेगी जगह तो इधर कर लेंगे बाद में। आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए
संगत कोण समान तथा भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत लगा लेना है यहां, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो क्या लिखोगे आप, कोण बी तो बराबर है कोण क्यू के, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के, ये बराबर है। ठीक है, अब इस समीकरण की मदद से हम देखो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये जो बी सी है वो एक्चुअल में बी एम का डबल है, क्योंकि एम और एन मध्य बिंदु है, क्योंकि ए एम और पी एन माध्यिकाएं हैं। तो ए एम और पी एन माध्यिकाएं हैं और ये मध्य बिंदु हो गए, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये बी एम जो है इस ए सी का क्या हो गया, आधा ही हो गया। ए सी का आधा करेंगे तो बी एम पहुंच जाएंगे, ऐसे ही क्यू आर का आधा करेंगे तो क्यू एन आ जाएगा। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि बी सी बराबर हाफ ऑफ बी एम, यहां पर लिख सकते हो आप कि बी सी का मान लिख सकते हो हाफ ऑफ बी एम, और क्यू आर का मान लिख सकते हो हाफ ऑफ क्यू एन, हाफ ऑफ क्यू एन। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एम तथा एन, कारण यहां ब्रैकेट में लिखोगे एम तथा एन बी सी और क्यू आर के, बी सी व क्यू आर के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ये कारण है। ठीक है, अब यहां पर इस तरफ क्या चल रहा था, इस तरफ ए बी बटे पी क्यू चल ही रहा था, तो आप ये आधे को आधे से काट लो, जो बचा वो अपने काम की चीज आई है। क्या बचा है, ए बी बटे पी क्यू बराबर आ गया बी एम बटे क्यू एन के। ध्यान से देखें, ए बी बटे पी क्यू बराबर आ गया बी एम बटे क्यू एन के, तो दो भुजाएं तो समानुपाती आई गई हैं, साथ में कोण भी बराबर कोण क्यू है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। आप इसको समीकरण नंबर 2 दो, तो आप लिखोगे अतः भुजा कोण, भुजा दो भुजाएं और उसका बीच का कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, ये हमने साबित कर दिया। और अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो आप लिख सकते हो कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, ए एम बटे पी एन के, और वो बराबर होगा किसके, तीसरी भुजा बी एम बटे क्यू एन के। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, और ये बहुत ही काम की समीकरण आई है आगे के लिए। अब इसकी मदद से सॉल्व हो जाएगा आगे का काम। हमें क्या साबित करना है, हमें ये साबित करना है, और ये लाने के लिए मैं क्षेत्रफल वाली प्रमेय लगा रहा हूं, आपकी क्षेत्रफल प्रमेय लगा रहा हूं। क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहती है, मैं यहां लाइन डाल देता हूं, उसके आगे का काम ऐसा करते हैं, इधर ही कर लेते हैं, फिलहाल बचा हुआ इधर कर लेंगे। तो आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजाएं इसकी ले लो आप ए बी और इसकी ले लो पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, और भी बहुत सारी आएंगे लेकिन इतने से काम चल जाएगा अपना, इतने से काम चल जाएगा। समीकरण 3 से ए बी बटे पी क्यू का मान यहां पर रख रहा हूं मैं समीकरण 4 में, तो आप यहां पर लिखोगे समीकरण 3 से मान 4 में रखने पर क्या बनेगा जरा देखें, यह बनेगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू की जगह आप रख दोगे ए एम बटे पी एन, तो ए एम बटे पी एन का वर्ग, और यही हमारे को साबित करना था। ये देखो आप, तो इस तरीके से हमने साबित कर दिया बहुत आसानी से, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं किया, सिंपल से स्टेप्स हैं। आप लोग शांति से 2-3 बार रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि 1 सेकंड में नहीं आते हैं,
प्रैक्टिस लिख के करोगे तो ही आप एग्जाम में लिख पाओगे, इसलिए लिख लिख के इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। हम लोग 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है 7th वाला, इसके लिए कुछ विशेष हमें थ्योरम की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा इसमें किसी प्रमेय की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हो रहा है। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले तो एक वर्ग बनाऊंगा। वर्ग बनाए तो वो इस तरह का बनेगा। ये मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक है, ये वर्ग है। इसने बोला कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना लो, इसकी इस भुजा पर, ये जो ए बी भुजा है ना, इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। मान लो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका नाम है P, और ये हम इसकी भुजाओं का नाम ले लेते हैं A B C और D, ठीक है। इसका एक विकर्ण भी बना लो, विकर्ण ये बन गया, ये विकर्ण बन गया। इसके विकर्ण पर, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, तो इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाओगे तो ये इस तरह का बनेगा, कुछ ऐसा कुछ बनेगा, जो भी है लगभग ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका नाम आप ले लो M, ठीक है, BDM, ये दूसरा त्रिभुज है। हमें क्या सिद्ध करना है यहां पर? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर है आधा त्रिभुज DBM का क्षेत्रफल का आधा होता है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा है, हमें ये साबित करना है। साबित कैसे करेंगे? बहुत आसान है इसका साबित करना। मान लो कि इस स्क्वायर मतलब वर्ग की भुजा A है, मान लो इसकी वर्ग की भुजा A है, तो A ही हर जगह रहेगी, ये भी A और ये भी A, ठीक है, ये भी A है और ये भी A ही रहेगा। अब ये वर्ग है तो इसका विकर्ण कितना बनेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें अगर, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज DCB में सबसे पहले तो लिखो माना वर्ग की भुजा A है। अब लिखो त्रिभुज DBM में पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि भाई DC का वर्ग प्लस में CB का वर्ग बराबर आएगा DB के वर्ग के, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो हमें बहुत बार लगाई ही है। तो ये A का वर्ग, ये भी A का वर्ग और ये DB का वर्ग। विकर्ण का मान हम निकालना चाह रहे हैं, वो क्यों निकालना चाह रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको, फिलहाल तो निकालते हैं। एक बार देखो आप, a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर के बराबर और ये हो जाएगा DB का वर्ग, ठीक है। तो DB कितना आ जाएगा? DB आ जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर। 2 का तो अंडर रूट का कुछ हो नहीं सकता, अंडर रूट 2 ही रहेगा, लेकिन a का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो a रह जाएगा बाहर। तो DB का मान हमने निकाल लिया, मतलब विकर्ण का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट 2a, तो ये मान हो गया अंडर रूट 2a, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये जो दूसरा त्रिभुज बनाया है वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, अगर आपको क्षेत्रफल का सूत्र नहीं भी पता तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे भाई, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समबाहु है। आप लिखोगे कि त्रिभुज APB तथा त्रिभुज DBM समबाहु है। तो आप लिख दो कि कोण A बराबर कोण D है, सब 60 डिग्री के कोण होते हैं। कोण P बराबर कोण B है, ये भी 60 डिग्री का कोण है। कोण B बराबर कोण M है, सबके सब 60 डिग्री के कोण होते हैं ना समबाहु त्रिभुजों में। तो वैसे ही समरूप हो गए। दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि सबके कोण 60 डिग्री रहेंगे, इसलिए संगत कोण हमेशा बराबर आ जाएंगे, तो हमेशा ही वो समरूप त्रिभुज माने जाएंगे। आप लिखोगे अतः कोण समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज APB समरूप हो गया त्रिभुज DBM के। अतः समरूप हो गए तो क्षेत्रफल वाली प्रमेय लगा लो। अतः
त्रिभुज APM का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBM का क्षेत्रफल बराबर आएगा, इसकी एक भुजा ले लो आप AB, इसकी तो AB ले ली, और दूसरे वाले की विकर्ण ले लो DB, और संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता ही है। यहां पर AB का मान तो A है और DB का मान √2A है, यहां रख दो आप। AB का मान तो है A, इसका मान है √2A, उसका वर्ग हो जाएगा, A से A कट जाएगा, ये 1 बटे √2 का वर्ग मतलब 2 हो जाएगा। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर त्रिभुज APM का क्षेत्रफल ऊपर तो है और नीचे क्या है, त्रिभुज DBM का क्षेत्रफल है ना। अगली लाइन में भी सेम, त्रिभुज APM का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBM का क्षेत्रफल। अब बस आप इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा त्रिभुज APM का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा त्रिभुज DBM का क्षेत्रफल। हमें यही साबित करना था एक्चुअल में। आप देखो APM बोलो, ये मैं हर जगह APM लिख दिया जबकि APB लिखना था मेरे को, ये APB था, मैंने हर जगह APM लिख दिया, इसको ठीक कर लेना आप लोग। ये APB है, सॉरी, ठीक है, बाकी साबित हो गया। ये APB बोलो या ABP बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये DBM का क्षेत्रफल हो गया है। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया। अब अगर मान लो आपको ये थ्योरम नहीं लगानी, ये वाली एरिया प्रमेय मतलब क्षेत्रफल वाली प्रमेय नहीं लगानी, तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें आता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो आप इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालोगे ना इस सूत्र से भी, तो भी ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक की भुजा A है, दूसरे की भुजा √2A है। जब वर्ग करोगे तो 2 गुने का फर्क आ जाएगा अपने आप ही। तो इस तरह से भी साबित कर सकते हो अगर आपको ये नहीं लगानी प्रमेय तो। लेकिन अपने क्वेश्चन प्रमेय से संबंधित था तो इसलिए हमने प्रमेय वाले तरीके से कर लिया, बाकी डायरेक्ट हो सकता है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितने 7 क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए। अब 8वां और 9वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, एबे सदै वाला क्वेश्चन है। हालांकि मैं लिख रहा हूं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, दोनों को एक साथ ही लिखते हैं और हल करते हैं। देखिए दोनों प्रश्न मैंने एक साथ लिख दिए हैं, दोनों आसान है, काफी तुरंत हो जाएंगे। 8वां है, ABC और BDE के 2 समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो शुरू करते हैं हम लोग। पहली बात तो ये बता दूं मैं, समबाहु त्रिभुज अभी अभी हमने 2 मिनट पहले ही देखा है कि समबाहु त्रिभुज हमेशा, दुनिया के सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसका हम उपयोग करेंगे प्रमेय में। फिलहाल तो मैं डायग्राम बना दूं। ये हमारा ABC है, ये ABC, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद उसने बोला BC का मध्य बिंदु है D, यहाँ है D, तो BDE फिर यहाँ कहीं ऐसा कुछ बन रहा होगा त्रिभुज, ठीक है। तो एक तो BDE त्रिभुज और BCA या ABC, ये दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE समबाहु हैं, अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण B बराबर कोण D बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री। अतः कोण समरूपता से सदैव ही समरूप होते हैं। वैसे तो मैंने फिर भी साबित कर दिया ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। समरूप हो गए तो मेन काम आप करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वो हमें निकालना है। तो ABC की कोई भुजा ले लो आप, जैसे BC ले लेते हैं, इसकी भुजा ये BC, और इस वाले की भुजा ले लो आप BD, ये ले ली हमने BD, और उसका वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई D मध्य बिंदु दे रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका आधा होगा ये, तो आप लिखोगे कि BC जो है वो 2 गुना है BD का, BD का डबल कर दिया तो BC आ गया। BC जो है 2 गुना है BD का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि BC की जगह 2 गुना है BD का, और नीचे है BD, और ये है वर्ग, तो ये कट जाएगा, तो 2 का वर्ग हो गया 4, और नीचे 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 4:1 इसमें आंसर आ जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। उधर देखते हैं,
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो भुजाओं का अनुपात जो भी आ रहा है उसके वर्ग के बराबर होगा, उसका वर्ग कर लो। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात क्या है 4/9, 4:9, उसका वर्ग कर लो। वर्ग करोगे तो 16/81 आ रहा है, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा ही था। तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, आराम से हम लोग कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग 6.5 प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो उससे पहले उसके उदाहरण और उससे संबंधित प्रमेय करेंगे, फिर प्रश्नावली को शुरू करेंगे। आखिरी प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी बड़ी है। अपन एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।